दोस्तों, एसएससी की तैयारी में स्वागत है। चलिए जीके में महारत हासिल करने का रास्ता देखते हैं। जीके काफी लोगों को परेशान करता है, पर सही तरीके से ये सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट बन सकता है। हाँ, ये एक आम समस्या है, लेकिन इसका एक सॉलिड समाधान भी है। तो चलिए सीधे उस समाधान पर आते हैं जो एसएससी गुरु टॉक्स लेकर आया है। ये रहा द कंप्लीट फ्री जीके बैच। इसमें हर विषय को चैप्टर वाइज कवर किया जाएगा। मतलब हम सिर्फ उस चीज पर फोकस करेंगे जो एग्जाम में स्कोर लाने के लिए जरूरी है। इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, साइंस, मतलब सब कुछ। और सुनिए, इसके लिए कुछ भी पे नहीं करना है। ये पूरा बैच बिल्कुल मुफ्त है। सिर्फ लेक्चर्स ही नहीं, इसके साथ फ्री पीडीएफ्स, नोट्स, यहां तक कि माइंड मैप्स भी मिलेंगे। ये सारे रिसोर्सेज एसएससी गुरु टॉक्स ऐप और हमारे टेलीग्राम चैनल दोनों जगह मिलेंगे। तो फिर अपनी ये जर्नी शुरू करते हैं इंडियन पॉलिटी से। इंडियन पॉलिटी को हम पूरा कवर करेंगे, शुरू से आखिर तक, टोटल 13 पार्ट्स में। इससे क्या होगा, एक सॉलिड फाउंडेशन बनेगी और सब्जेक्ट पर पूरी पकड़ आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इंडियन पॉलिटी की पढ़ाई। नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत के संविधान की कहानी के बारे में। देखिए, हर देश की एक पहचान होती है और भारत की पहचान, उसकी आत्मा एक किताब में लिखी है, और वो है हमारा संविधान। पर सवाल यह है कि ये किताब आखिर लिखी कैसे गई? कौन थे वो लोग जिन्होंने एक गुलाम देश को आजाद भारत की तकदीर लिखने का मौका दिया? आज हम इसी सफर को समझने वाले हैं। और हाँ, ये कहानी सिर्फ इतिहास का एक चैप्टर नहीं है। ये क्लास 10th बोर्ड से लेकर एसएससी, यूपीएससी और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बिल्कुल जड़ है, उसकी नींव है। तो चलिए साथ मिलकर इस शानदार कहानी को समझते हैं। तो जब आज़ादी की बात चल रही थी, सबसे बड़ा सवाल यही था कि सैकड़ों सालों की गुलामी के बाद जब भारत आज़ाद होगा तो उसका भविष्य तय कौन करेगा? क्या फिर से कोई और हमारे लिए नियम बनाएगा? जवाब था बिल्कुल नहीं। इस बार भारतीयों ने तय किया कि अपना भविष्य, अपने नियम हम खुद लिखेंगे। और बस इसी जिद से जन्म हुआ एक संविधान सभा के विचार का। इस पूरे सफर को हम 5 आसान हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये आइडिया आया कहां से, फिर अंग्रेजों का इस पर क्या रिएक्शन था, उसके बाद देखेंगे कि ये सभा बनी कैसे, फिर बात करेंगे उसकी पहली हिस्टोरिकल मीटिंग की, और आखिर में समझेंगे कि देश के बंटवारे ने इस सभा को कैसे बदल दिया। चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। देखिए, कोई भी बड़ा बदलाव एक छोटे से विचार से ही शुरू होता है। तो आखिर ये विचार आया कहां से? ये नाम और ये साल दोनों को दिमाग में एकदम फिट कर लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम में सीधा पूछा जाता है। साल था 1934, और वो पहले इंसान थे एमएन रॉय, जिन्होंने ऑफिशियली एक फॉर्मल तरीके से ये आइडिया सामने रखा कि भारत के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। अब एमएन रॉय ने तो एक चिंगारी लगा दी थी, लेकिन उसे आग बनाया इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। ठीक अगले ही साल 1935 में कांग्रेस ने इस विचार को अपनी ऑफिशियल डिमांड बना लिया। उन्होंने साफ कहा कि भारत का संविधान कोई और नहीं बल्कि भारत के लोग ही बनाएंगे, अपनी चुनी हुई सभा के जरिए। और फिर 1936 में जवाहरलाल नेहरू ने लखनऊ सेशन में इस मांग को और जोर शोर से उठाया। अच्छा, ये संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है क्या चीज? बहुत ही आसान भाषा में समझिए। ये एक स्पेशल टीम की तरह थी, जिसे सिर्फ एक काम के लिए बनाया गया था, देश की सबसे बड़ी रूल बुक यानी हमारे संविधान को लिखने के लिए। तो एक तरफ भारतीय ये मांग कर रहे थे, पर दूसरी तरफ थी ब्रिटिश सरकार। उनका क्या कहना था? जाहिर सी बात है, वो इतनी आसानी से तो मानने वाले नहीं थे। शुरुआत में उन्होंने मना किया, पर आखिरकार उन्हें झुकना ही पड़ा। अब कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। साल 1940, दुनिया में वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। अंग्रेजों को भारत के सपोर्ट की सख्त जरूरत थी। इसी दबाव में वो लेकर आए ऑगस्ट ऑफर। ये पहली बार था जब ब्रिटिश सरकार ने इन प्रिंसिपल यानी सैद्धांतिक तौर पर यह बात मान ली कि हाँ, भारतीयों को अपना संविधान बनाने का अधिकार है। लेकिन यह बस एक आधा अधूरा वादा था, जो किसी को पसंद नहीं आया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही इसे रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि कांग्रेस को पूरी आज़ादी चाहिए थी, कोई आधा अधूरा वादा नहीं, और मुस्लिम लीग अपनी अलग मांगों पर अड़ी थी। असल में ये प्रस्ताव सिर्फ एक दिखावा था। असली पावर तो अंग्रेज अपने पास ही रखना चाहते थे। असली प्रोग्रेस हुई 1946 में, जब कैबिनेट मिशन भारत आया। अब ये कोई टालने वाली बात नहीं थी। इसका एक ही मकसद था, एक ठोस प्लान बनाना जिससे भारतीयों को सत्ता सौंपी जा सके और संविधान सभा का गठन किया जा सके। बस यहीं से हमारे संविधान के बनने की असली उल्टी गिनती शुरू हो गई। चलिए अब तीसरे हिस्से पे आते हैं,
प्लान तो आ गया था, लेकिन अब उसे जमीन पर उतारना था, मतलब संविधान सभा को बनाना था। और ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं था। इतने बड़े और अलग-अलग हिस्सों में बटे हुए देश के प्रतिनिधियों को एक साथ लाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। ये नंबर, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। कंपैरेटिव एग्जाम्स में ये सीधा सीधा पूछा जाता है। कैबिनेट मिशन प्लान के हिसाब से संविधान सभा में कुल 389 मेंबर्स होने थे। अब ये 389 सीटें कहाँ से आनी थी? तो इन्हें दो मेन हिस्सों में बांटा गया। 296 सीटें उन इलाकों से थीं जहां अंग्रेजों का सीधा राज था, यानी ब्रिटिश इंडिया, और बची हुई 93 सीटें थीं देसी रियासतों के लिए, जहां राजा महाराजाओं का शासन था। तो जब उन 296 सीटों के लिए चुनाव हुए तो जो नतीजे आए, उन्होंने आने वाले वक्त की तस्वीर काफी हद तक साफ कर दी। इंडियन नेशनल कांग्रेस को 208 सीटों पर जबरदस्त जीत मिली, वहीं मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली। इन नतीजों ने अलग पाकिस्तान की मांग को और हवा दे दी और यहीं से बंटवारे की लकीरें और भी गहरी होती चली गईं। तो अब सभा बन चुकी थी, सदस्य चुने जा चुके थे, और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन जब भारत का भविष्य लिखने के लिए ये सभी लोग पहली बार एक साथ एक छत के नीचे इकट्ठा हुए। 9 दिसंबर 1946 ये तारीख भारतीय इतिहास के लिए बहुत खास है। इसी दिन हमारी संविधान सभा की पहली बैठक हुई। लेकिन इस ऐतिहासिक दिन पर भी एक बड़ी कमी थी। बैठक में सिर्फ 211 सदस्य ही आए, क्योंकि मुस्लिम लीग ने इसका पूरी तरह से बॉयकॉट कर दिया था। वो अलग पाकिस्तान की अपनी मांग पर अड़े हुए थे। पहले बैठक के ठीक 4 दिन बाद 13 दिसंबर 1940 को जवाहरलाल नेहरू में एक बहुत ही जरूरी डॉक्यूमेंट पेश किया, जिसे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन या उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं। ये एक तरह से हमारे संविधान का विजन डॉक्यूमेंट था, उसकी आत्मा थी। इसमें लिखा था कि हम आजाद भारत को कैसा बनाना चाहते हैं, और आपको जानकर अच्छा लगेगा कि यही प्रस्ताव आगे चलकर हमारे संविधान की प्रस्तावना यानी प्रेम्बल का आधार बना। जरा इस प्रस्ताव के इन शब्दों पर गौर कीजिए। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये वो महान आदर्श थे, वो सपना था जिस पर एक नए भारत की नींव रखी जानी थी। न्याय, समानता और स्वतंत्रता। चलिए अब हम इस कहानी के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। ये वो दौर था जब भारत को आज़ादी तो मिली, लेकिन एक बहुत बड़े दर्द के साथ, देश का बंटवारा। और इस एक घटना ने संविधान सभा के रूप और उसके काम दोनों को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। पार्टीशन का असर संविधान सभा पर क्या पड़ा, ये नंबर्स देखिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। जहां पहले सभा में 389 सदस्य थे, बंटवारे के बाद जब वो सदस्य जो पाकिस्तान के इलाकों से थे वो चले गए, तो ये संख्या घटकर सिर्फ 299 रह गई। अब ये सभा पूरे अविभाजित भारत की नहीं, बल्कि सिर्फ भारत की प्रतिनिधि थी। अब इस नई और छोटी सभा के कंधों पर जिम्मेदारियां और भी बढ़ गई थीं। उन्हें सिर्फ एक रूल बुक नहीं लिखनी थी, बल्कि एक नए देश की पूरी नींव रखनी थी। देश का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा होगा, लोगों के फंडामेंटल राइट्स क्या होंगे, केंद्र और राज्यों में पावर कैसे बटेगी, ये सब कुछ तय करना था। और इस जबरदस्त काम को पूरा करने में कितना समय लगा? 2 साल 11 महीने और 18 दिन। जी हां, लगभग 3 साल के दिन रात की मेहनत, हजारों घंटों की बहस और चर्चा के बाद वो ऐतिहासिक दिन आया, 26 नवंबर 1949। वो दिन जब भारत ने अपने संविधान को अपनाया और इस लंबी यात्रा को अपनी मंजिल मिली। तो 299 सदस्यों ने मिलकर दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान तो बना दिया, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन जरा सोचकर देखिए, एक ऐसा देश जो अभी अभी आजाद हुआ है, जिसने बंटवारे का भयानक दर्द झेला है, उसके लिए ये सब करना कितना मुश्किल रहा होगा। वो कौन सी चुनौतियां थी जिनका उन्हें सामना करना पड़ा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस कहानी के अगले हिस्से को जानने के लिए और भी उत्सुक कर देता है। तो चलिए आज हम संविधान निर्माण के उस आखिरी दौर की बात करेंगे, वो फाइनल फेज जहां हमारे देश का भविष्य लिखा जा रहा था। देखिए, ये सिर्फ तारीखें या नाम नहीं है, ये वो फैसले हैं जिन्होंने हमारे देश की तकदीर बनाई। और हां, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहां से डायरेक्ट सवाल आते हैं, तो एक एक डिटेल पर पूरा ध्यान देना है। तो आज का हमारा रोड मैप क्या है? सबसे पहले सभा की शुरुआती बैठकों को देखेंगे, फिर असेंबली के जो दोहरे काम थे उनको समझेंगे, इसके बाद जो की ऑफिसर्स और सलाहकार थे उनके बारे में जानेंगे, फिर नेशनल सिंबल्स पर जो फैसले हुए वो देखेंगे, और आखिर में संविधान से जुड़े कुछ फाइनल सुपर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर नजर डालेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है यहां से, संविधान सभा की पहली बैठकें।
सोचिए, ये वो टाइम था जब आज़ाद भारत के सपनों को, उसके भविष्य को पहली बार कागज़ पर उतारने का काम शुरू हुआ था। ये 3 तारीख हैं, इनको तो बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना है, एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले 9 दिसंबर 1946, ये थी पहली बैठक। इसमें सबसे सीनियर सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्पररी अध्यक्ष बनाया गया। फिर ठीक 4 दिन बाद 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया। अब ये क्या था? ये सिर्फ एक कागज नहीं था, ये हमारे संविधान का ब्लूप्रिंट था, उसकी आत्मा थी। इसमें बताया गया था कि हमारा भारत कैसा होगा, एक सॉवरन, सोशलिस्ट रिपब्लिक। और इसी ब्लूप्रिंट को 22 जनवरी 1947 को सबने मिलकर पास कर दिया। अच्छा, अब एक ऐसे पॉइंट पर आते हैं जहां स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। हमारी जो संविधान सभा थी ना, वो सिर्फ संविधान नहीं बना रही थी, उसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम था। चलिए समझते हैं कि ये डुअल फंक्शन क्या था। देखिए, ये डिफरेंस याद रखना बहुत जरूरी है। जब असेंबली संविधान सभा की तरह बैठती थी, यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम करती थी, तो उसके अध्यक्ष होते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन जब वही असेंबली एक संसद की तरह काम करती थी, यानी देश के लिए डेली लॉज बनाती थी, तब उसके अध्यक्ष होते थे जीवी मावलंकर। मतलब एक ही बॉडी, दो काम, और दोनों कामों के लिए अलग अलग अध्यक्ष। ये सवाल तो एग्जाम्स में अनगिनत बार पूछा जा चुका है, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए, संविधान बनाने का सारा काम सिर्फ चुने हुए मेंबर्स ही नहीं कर रहे थे। पर्दे के पीछे एक बहुत ही पावरफुल टीम काम कर रही थी, की ऑफिसर्स और एडवाइजर्स की। चलिए इन इंपॉर्टेंट लोगों के बारे में जानते हैं, क्योंकि इनके नाम सीधे सीधे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में दिखते हैं। तो ये नाम याद रखने हैं। असेंबली के 2 उपाध्यक्ष थे, वी.टी. कृष्णामाचारी और एस.सी. मुखर्जी। लीगल एडवाइजर कौन थे? ये थे बी.एन. राव, जो लीगल फ्रेमवर्क तैयार कर रहे थे। और जो चीफ ड्राफ्ट्समैन थे, जो मुश्किल कानूनी भाषा को सिंपल शब्दों में ड्राफ्ट करते थे, वो थे एस.एन. मुखर्जी। ये नाम अक्सर मैच द फॉलोइंग वाले सवालों में आते हैं, तो इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। संविधान बनाने के साथ साथ इसी असेंबली ने कुछ और भी बहुत बड़े और ऐतिहासिक फैसले लिए, ऐसे फैसले जिनसे आज के भारत की पहचान बनी है। ये तारीख 22 जुलाई 1947, इसे तो भूलना ही नहीं है। इसी दिन हमारे प्यारे तिरंगे को नेशनल फ्लैग के तौर पर अपनाया गया था। ये जीके का एक क्लासिक क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है। फिर मई 1949 में एक और बड़ा फैसला लिया गया। भारत ने कॉमनवेल्थ की अपनी मेंबरशिप को रैटिफाई किया, यानी पक्का किया। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप था जो दिखाता था कि आज़ाद भारत दुनिया से अलग थलग नहीं रहेगा, बल्कि अपनी फॉरेन पॉलिसी को आगे बढ़ाएगा। और फिर वो दिन आया, 24 जनवरी 1950। ये संविधान सभा की आखिरी बैठक थी। एक ऐसा दिन जब कई ऐतिहासिक फैसलों पर आखिरी मोहर लगनी थी। उस दिन 284 मेंबर्स ने भारत के संविधान की फाइनल कॉपी बस साइन किए। जरा सोचिए उस पल के बारे में, क्या हिस्टोरिक मोमेंट रहा होगा वो। और उन 284 में से 15 महिलाएं थीं। ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दिखाता है कि उस दौर में भी देश बनाने में महिलाओं की भागीदारी कितनी मजबूत थी। ये फिगर एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है, तो इसे खास तौर पर याद रखना है। तो इस आखिरी दिन 3 बड़े काम हुए। पहला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया। दूसरा, जनगणमन, जिसे रवींद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, उसे राष्ट्रगान के तौर पर अडॉप्ट किया गया। और तीसरा, वंदे मातरम, जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, उसे राष्ट्रगीत का दर्जा मिला। चलिए, अब हम अपने डिस्कशन के आखिरी हिस्से पर पहुंच गए हैं। यहां हम संविधान से जुड़े कुछ फाइनल फैक्ट्स को देखेंगे, जो रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है। तो दुनिया के सबसे लंबे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में टोटल टाइम कितना लगा? एग्जैक्ट 2 साल 11 महीने और 17 दिन। ये सिर्फ गिनती के दिन नहीं है, ये हजारों घंटों की मेहनत, बहस और डिस्कशंस का रिजल्ट थे। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझिए, अडॉप्शन और इन्फोर्समेंट में क्या फर्क है। देखिए, हमारा संविधान अडॉप्ट यानी अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, और सिटीजनशिप, इलेक्शंस जैसे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस उसी दिन से लागू भी हो गए थे। लेकिन संविधान पूरी तरह से इन्फोर्स यानी लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, और इसी दिन को हम रिपब्लिक डे के तौर पर मनाते हैं। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, क्या आपको पता है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ऑफिशियल सिंबल क्या था? ये था हाथी, जो हमारे संविधान के विशाल आकार और उसकी स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है।
हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, वो एक मास्टरपीस है, एक कलाकृति है। उसकी जो इंग्लिश कैलीग्राफी थी वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने की थी, हिंदी कैलीग्राफी वसंत कुमार वैद्य ने की, और उसके हर पन्ने पर जो ब्यूटीफुल डेकोरेशन है वो नंदलाल बोस और ब्योहर राम मनोहर सिन्हा जैसे महान आर्टिस्ट्स ने किया था। तो हमने देखा कि कैसे इतनी बैठकों, बहसों और फैसलों के बाद हमारे संविधान को उसका फाइनल शेप मिला। ये सिर्फ एक कानून की किताब नहीं है, ये करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों का दस्तावेज है। अब जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़ता हूं, जिस पर सोचिएगा जरूर। इतनी डाइवर्सिटी वाले देश के लिए, जहां इतनी भाषाएं, इतने धर्म, इतनी संस्कृतियां हों, वहां 3 साल से भी कम समय में एक ऐसा संविधान बना लेना जिस पर सब राजी हों, क्या ये अपने आप में डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा चमत्कार नहीं है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। भारतीय संविधान की समितियां, अरे ये सिर्फ एक टॉपिक नहीं, बल्कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो एसएससी हो, यूपीएससी हो या कोई भी स्टेट एग्जाम, उसके लिए ये एक खजाना है। तो चलिए आज इस खजाने को मिलकर समझते हैं। अच्छा, जब भी संविधान बनाने वालों की बात आती है तो कुछ बड़े नाम हमारे दिमाग में घूमते हैं, है ना? लेकिन सोचिए, क्या ये काम बस कुछ ही लोगों ने किया? नहीं, असली कहानी तो पर्दे के पीछे चल रही थी, उन समितियों में जहां दिन रात मेहनत करके हमारे संविधान का ढांचा तैयार किया जा रहा था। आज हम उन्हीं की बात करेंगे। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले एक छोटा सा परिचय, फिर देखेंगे कि प्रमुख समितियां कौन सी थी, उसके बाद सबसे जरूरी प्रारूप समिति पर खास फोकस करेंगे, फिर छोटी समितियों को समझेंगे और आखिर में वो पॉइंट्स जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं संविधान के 4 सबसे मजबूत स्तंभों से। ये वो प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष थे जिन्होंने भारत के भविष्य की नींव रखी। एक एक करके इन्हें समझते हैं। हमारे पहले स्तंभ थे जवाहरलाल नेहरू। अब सोचिए, केंद्र सरकार के पास कितनी पावर होगी, देश का संविधान कैसा होगा और राज्यों के साथ केंद्र का रिश्ता कैसा रहेगा। इन सभी बड़े और जरूरी सवालों के जवाब नेहरू जी की अध्यक्षता वाली इन 3 समितियों ने ही दिए। अब बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। वो सिर्फ संविधान सभा के अध्यक्ष ही नहीं थे, बल्कि एक तरह से पूरी प्रक्रिया के मैनेजर भी थे। उनकी समितियों का काम था ये पक्का करना कि संविधान बनाने का काम सही नियमों और अनुशासन के साथ चले, कोई गड़बड़ ना हो। और अब हमारे लौह पुरुष सरदार पटेल, इनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। एक तरफ प्रांतों के लिए संविधान का ढांचा तैयार करना और दूसरी तरफ हर एक नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, चाहे वो अल्पसंख्यक हों या जनजातीय क्षेत्रों के लोग। इन्होंने सुनिश्चित किया कि संविधान में हर किसी की आवाज शामिल हो। और अब आते हैं उस नाम पर जो भारतीय संविधान का दूसरा नाम बन गया, डॉक्टर BR अम्बेडकर। वो उस सबसे जरूरी समिति के अध्यक्ष थे जिसने संविधान को उसका अंतिम रूप दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रारूप समिति की। चलिए इसे जरा और गहराई से जानते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये वो सेक्शन है जहां से सवाल लगभग तय माना जाता है। प्रारूप समिति यानी संविधान का इंजन रूम। यहीं पर सारे आइडियाज, सारी बहसों को इकट्ठा करके संविधान का फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया गया था। तो इस हिस्से को बहुत ध्यान से समझना है। सबसे पहली और जरूरी चीज जो याद रखनी है वो है इसकी तारीख, 29 अगस्त 1947। इस तारीख को दिमाग में एकदम फिट कर लीजिए। इस समिति का सिर्फ एक ही काम था, भारत के लिए एक मजबूत और वर्केबल संविधान का ड्राफ्ट तैयार करना। अच्छा, एक और सवाल जो बार बार पूछा जाता है, इस समिति में कुल कितने सदस्य थे? इसका जवाब है 7। जी हां, 7 मेंबर्स। ये नंबर याद रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब इन 7 सदस्यों के नाम देखते हैं। सबसे पहले तो अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर, उनके बाद N गोपालस्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी और सैयद मोहम्मद सादुल्ला। अब आते हैं उन 2 नामों पर जहां से एग्जाम में सवाल फंसता है। छठे सदस्य थे N माधवराव, जो BL मित्तर के बीमार होने पर उनकी जगह आए थे, और 7वें थे TT कृष्णामाचारी, जो DP खेतान की मृत्यु के बाद उनकी जगह आए। इन 2 रिप्लेसमेंट्स को तो जरूर याद रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं उन समितियों की जिन्हें छोटी समितियां कहा जाता है। लेकिन नाम पर मत जाइएगा, इनका काम बिल्कुल भी छोटा नहीं था। ये वो समितियां थीं जो संविधान बनाने की प्रक्रिया के अलग अलग खास कामों को देख रही थीं। तो आइए क्विक रिवीजन करते हैं। वित्त और स्टाफ समिति और राष्ट्रीय ध्वज समिति दोनों के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कामकाज की समिति के अध्यक्ष GV मावलंकर थे।
कार्य संचालन समिति डॉक्टर के.एम. मुंशी के पास थी और सदन समिति बी. पट्टाभी सीतालमैया के पास। सर्वोच्च न्यायालय पर जो एडहॉक समिति बनी उसके अध्यक्ष एस. वरदाचारी थे। और हाँ, ड्राफ्ट संविधान की जांच के लिए जो स्पेशल समिति बनी उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। तो हमने सारी समितियों को समझ लिया है। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। यह है आपकी फाइनल रिवीजन चेकलिस्ट, वो पॉइंट्स जो आपको एग्जाम में नंबर दिलाएंगे। तो ये हैं वो 4 बातें जो भूलनी नहीं हैं। पहला, नेहरू, पटेल और प्रसाद की मुख्य समितियां कौन सी थीं, ये रट लीजिए। दूसरा, प्रारूप समिति के 7 सदस्य, खासकर अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर का नाम उंगलियों पर होना चाहिए। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, वो 2 रिप्लेसमेंट, एन. माधवराव और टी. कृष्णमाचारी। ये तो फेवरेट सवाल है एग्जामिनर्स का। और चौथा, ये भी ध्यान रखिए कि डॉक्टर प्रसाद जैसे बड़े नेता 1 से ज्यादा समितियों के अध्यक्ष थे। एक सवाल सबके लिए, कभी सोचा है कि एक संविधान बनाने के लिए इतनी सारी समितियां क्यों बनाई गईं? ये इसलिए क्योंकि लोकतंत्र किसी एक इंसान की सोच से नहीं बनता। ये हजारों अलग अलग विचारों को एक साथ लाने और उन पर मिलकर काम करने से बनता है। इस पर सोचिएगा जरूर।